नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लीव किया है, दैट इज हमने ये प्लेट्यूज का स्टार्ट करे थे। प्लेट्यूज में हम लोगों ने, आप लोग पिक्चर देखो ये वाली, याद करो सब लोग, हम लोगों ने कंप्लीट की थी पिक्चर। हमने मेवाड़ प्लेट्यू कंप्लीट किया, हम लोगों ने अरावलीज कंप्लीट करी, हमने बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर एंड देन डेक्कन। अब देखो भाई, अब आप मैप में देखो सब लोग, इस वाले मैप में देखो। हम लोगों ने ये वाला जो आप इन्वर्टेड ट्रायंगल देख रहे हो, हम लोगों ने इन्वर्टेड ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने पहले की क्लासेस में कोस्टल प्लेन्स में, जो मैं अभी लाइन बना रही हूँ, वो भी हमने कंप्लीट कर ली है ना। ये कोस्टल प्लेन्स हम लोगों ने पहले सबसे स्टार्टिंग की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। कोस्टल प्लेन, सिर्फ और सिर्फ कोस्टल प्लेन्स याद है, कोंकण कोस्ट, कोरामंडल कोस्ट, वो सब कंप्लीट किया। अब आप लोग देखिए कि बाकी सब तो ठीक हो गया हमारा, बट ये वाला पोर्शन जो मैं अभी येलो में बना रही हूँ, ये पोर्शन हमारा इंडिया का क्या है? ये पोर्शन है ना, ये भी तो पोर्शन है ना इंडिया का। साइड वाला हमने पहले की क्लासेस में कर लिया, ये बीच का डेक्कन हो गया, ये वाला रीजन सारा डेक्कन का है जो लास्ट क्लास में हमने देखा। सो जो बीच का छोटा छोटा सा पोर्शन रह गया, इन्हें क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम? ये हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज नोन एज, इस पूरे टॉपिक को हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। इस साइड की है तो क्या कहलाएंगी? वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि वेस्ट साइड में है। और इस साइड की है तो क्या कहलाएंगी? ईस्टर्न घाट्स। और आप मैप में देखो, मैं कुछ नहीं कह रही, आप सिर्फ मैप को समझो, अपने आप सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैप में आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ये वाला जो पूरा रीजन है, इधर बड़ा, आप मुझे मैप में देख के बताओ सब कि वेस्टर्न घाट्स की विड्थ ज्यादा है या ईस्टर्न घाट्स की। आई एम टॉकिंग अबाउट विड्थ ओनली, किसकी विड्थ ज्यादा है? टेल मी, किसकी विड्थ ज्यादा है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स? जस्ट सी फ्रॉम द मैप एंड जस्ट टेल मी। कुछ भी अनोखा नहीं है, आपको सिर्फ मैप को देख करके यू हैव टू आंसर। यस, एवरीवन रोट इट राइट, बिल्कुल मैप में हमें दिख रहा है ईस्टर्न। सो एक क्वेश्चन तो यही बनता है, ईस्टर्न घाट्स हैज मोर विद देन वेस्टर्न घाट्स, या फिर ईस्टर्न घाट्स आर मोर वाइडर देन वेस्टर्न घाट्स। समझ रहे हैं ना सब लोग इस चीज को, क्वेश्चन किस टाइप में है? तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है स्ट्रक्चर्स के ऊपर, वेयर यू विल सी कि ये चौड़े कौन है। अभी मैं कंपैरिजन करवाऊंगी। पहले मैं क्या करवा रही हूँ, पहले मैं आप लोगों को सिर्फ एक डिफरेंस बता रही हूँ। पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, मेक अ हेडिंग ऑफ वेस्टर्न घाट्स, मेक अ हेडिंग वेस्टर्न घाट्स। पहले हम वेस्टर्न घाट स्टार्ट करेंगे, फिर उससे जुड़े हुए फैक्ट्स को, और फिर उसके बाद कंपैरिजन देखेंगे दोनों का। ओके, सो नाउ वेस्टर्न घाट्स जो है टोटल लिखेंगे यहाँ पर 1600 किलोमीटर लेंथ, लिखो टोटल। टोटल लेंथ इतनी ही है, हर जगह इतनी ही मिलेगी, कोई बुक सर्च कर लो, कोई भी गूगल पे कर लो, या XYZ कोई भी पेपर आप देख लो, 1600 किलोमीटर्स है। कौन कौन सी स्टेट कवर कर रहा है ये यूपीएससी भी पूछ चुका है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? गुजरात से। सबसे पहले गुजरात से शुरू होते होते गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ गोवा, गोवा के साथ कर्नाटका, केरल एंड थोड़ा सा हिस्सा तमिलनाडु का। सो इट इज कवरिंग हाउ मेनी स्टेट? 6 स्टेट्स। ये क्वेश्चन सीधा आता है, वेस्टर्न घाट्स कवर्स दी 5 स्टेट्स और 6 स्टेट्स। वो तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन में क्या पूछेगा, बट मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए। इट कवर्स दी ऑन एंड अराउंड 6 स्टेट्स। ठीक है, लिख लो इसको, इट कवर्स 6 स्टेट्स। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हो रहा है? गुजरात से शुरू होके तमिलनाडु तक इट इज गोइंग, गुजरात से स्टार्ट होके तमिलनाडु तक। गुजरात में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लिखिए, पीक का नाम लिखेंगे। गुजरात में किस पीक से स्टार्ट हो रहा है? सलेर मुलेर पीक। गुजरात में इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सलेर मुलेर पीक, एंड ये कन्याकुमारी के नॉर्थ तक जा रहा है। तो ईस्टर्न नॉर्दर्न और सदर्न पॉइंट लिख लो इसका। और ये फर्स्ट ऐसे एरिया है भारत के जहां पर मॉनसून आता है।
जब इंडिया में मॉनसून एंटर करता है इसी रीजन से एंटर करता है, ठीक है। द फर्स्ट प्लेस वेयर मॉनसून एंटर्स, सो व्हाट वी कैन से, मॉनसून फर्स्ट एंटर करता है यहाँ से, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी है, बिकॉज यहाँ पे रेनफॉल का अमाउंट जो है वो बहुत ही अच्छा खासा है, राइट। रेनफॉल का अमाउंट अच्छा खासा है, तो वी कैन से दैट यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लेवल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रेनफॉल अच्छी आती है तो बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी आएगी। ठीक है भाई, लिखो रिच अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, क्योंकि देखो जहां पर बारिश अच्छी आएगी वहां पे बायोडाइवर्सिटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी से मेरा क्या मतलब है, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना दोनों अच्छी है इधर, ठीक है। इसीलिए इसी रीजन की वजह से, क्योंकि अच्छी अमाउंट में है, इसी रीजन की वजह से यूनेस्को जो है उन्होंने इसको कहाँ पे ऐड करा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। लिखो इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। लिख लो इस चीज को, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है वह हेरिटेज साइट वगैरह के ऊपर। सो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसलिए लिख पा रही हूँ मैं पूरा। से आते हैं क्वेश्चन। देन इसके बाद यहाँ तक लिख लिया। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। अब मैं लिखवा देती हूँ पार्ट्स। सबसे पहले नदन, पूरा नॉर्थ का, फिर मिडल में, और फिर साउथ में, ऐसे डिवाइड किया। 1600 किलोमीटर है पूरा। और इस पूरे की हाईएस्ट पीक कौन सी है वो लिखिए, पूरे की। आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न घाट्स। लिखो नाम, लिखो इसका, केरल में पड़ता है, नाम है अनाईमुड़ी भी कहते हैं या फिर अनामुड़ी। अनामुड़ी और अनाईमुड़ी। ये अनाईमुड़ी कहाँ पे है, केरल के अंदर लोकेटेड। इसके पास एक नेशनल पार्क कौन सा है, इराविकुलम नेशनल पार्क। राइट डाउन द नेम ऑफ नेशनल पार्क ऑल्सो। हाइट है इसकी 2695 मीटर्स, करीब करीब 2700 बन जाता है। और इसके पास नेशनल पार्क कौन सा है, इराविकुलम। कहाँ पर है ये इराविकुलम में ही है। जो जगह का नाम है ना वो भी इराविकुलम और इदुक्की, इस डिस्ट्रिक्ट्स में है। फॉर मोर डिटेलिंग ये बता रही हूँ मैं आपको, ये फैक्ट्स पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको जितनी भी रॉक्स मिलेंगी, इतनी पुरानी रॉक्स हैं जिसमें आपको बेसॉल्ट मिनरल, लाइमस्टोन चूना पत्थर जिसको कहते हैं, और लेटराइट सॉइल, ये मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। लिख लो ये सारे नोट्स, फिर मैं इसमें आगे बताती हूँ और क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है भाई, ये पूरा वेस्टर्न घाट्स का जो रीजन है, इट इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि ये वो एरिया जो कि जहां पर मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में कुछ चीज मिलती हो। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब कि जहां पे रिच लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिच लेवल है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में, बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलती है। और ये वर्ड जो है किसने दिया था, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, लिख लो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, नॉर्मन मायर्स ने ये वर्ड दिया था। नॉर्मन मायर्स हैज गिवन द वर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जहां पे आपको फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, रेप्टाइल, मैमल्स, बर्ड्स, amphibians, freshwater species, reptiles, insects,
सब मिलेंगे। और बहुत सारे अनडिस्कवर्ड भी है जो पता ही नहीं है अभी तक उनके नाम, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू गो एवरीवेयर इन इंडिया, सो वो अनडिस्कवर्ड भी है। तो काफी सारी चीजें तो पता चल गई हैं जो आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पर। लिख लो इन सारे फैक्ट्स को पहले, फिर मैं इसमें और बताती हूँ। डन यहाँ तक? सारे नाम वाम नोट कर लिए सब लोगों ने? अब हम इसमें आगे समझते हैं। इसके जो डिविजन्स मैंने आपको बताई थी, कुछ डिविजन्स भी हमसे पूछी जाती हैं। तो इसके अंदर डिविजन्स में क्या है, ऐसा है कि नदन सेक्शन है एक तो, सबसे स्टार्टिंग का सेक्शन सेक्शन मतलब कि गुजरात वाला और महाराष्ट्र वाला। तो इसमें लिख लो सबसे पहली चीज तो, गुजरात और महाराष्ट्र रीजन में सबसे पहले इसको क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज सेहाद्रीज। राइट डाउन द नेम, इट इज ऑल्सो नोन एज सेहाद्रीज। राइट डाउन दिस नेम, इट इज ऑल्सो नोन एज सेहाद्रीज। ये कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र या फिर एक गुजरात में। और इस पूरे का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? कलसुबाई पीक। लिख लीजिएगा, कलसुबाई पीक सबसे हाईएस्ट है इसकी। मैं अभी सिर्फ पूरे वेस्टर्न घाट की बात नहीं करी, सिर्फ महाराष्ट्र रीजन की बात कर रही हूँ। महाराष्ट्र का पूछता है कलसुबाई पीक है। मुझे ऐसे ही बताओ चैट बॉक्स में कि मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है? जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है। मैंने पहले लिखवाई हुई आप लोगों को, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। चेक फ्रॉम योर नोट्स एंड टेल द आंसर। यस, धूपगढ़, करेक्ट। टोटली करेक्ट। ठीक है, सबको पता है धूपगढ़ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है यहाँ पर। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट पीक आपको मैंने बताई है, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और पासेस हैं। जो पास का मतलब क्या होता है आप लोग सबको पता ही होगा, आपके वहां पर भी बहुत से पासेस लोकेटेड है। तो वो जो माउंटेन पास होते हैं, यहाँ पर कौन सा है? थाला घाट एंड गोरा घाट। सिर्फ अभी नदन पार्ट का बता रही हूँ, अभी सदन में नहीं आए, सिर्फ नदन में थाला घाट एंड घोरा घाट। लिख लीजिए इनको। एक और पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, द फुटहिल्स ऑफ घाट्स इन महाराष्ट्र। लोकली उनको कई बार फुटहिल्स को क्या कहते हैं? देश। देश कहते हैं फुटहिल्स को। ठीक है भाई, ये भी याद रखना। और देश यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है, तो बस इसको याद रखना। ये एक छत्रपति शिवाजी जो है उन्होंने कॉमन करा था ये वर्ड, तो वहां से ये वर्ड कॉमन होके आ गया। ठीक है भाई, बाकी यहाँ पर बहुत सारी पीक्स हैं, मैं पीक्स के नाम एक साथ लिखवाऊंगी सारे आगे। उसके बाद हमारा आता है मिडिल सेक्शन, बीच में सेक्शन जो आता है। फुटहिल्स का मतलब होता है दानिश, बिल्कुल जैसे पैर का हो रहा था, बिल्कुल निचला हिस्सा, द लोअर पार्ट। फुटहिल्स को आप कह सकते हो दूसरी लैंग्वेज में लोअर पार्ट। बिल्कुल लोअर पार्ट है जहाँ पे आपको यू डोंट हैव टू क्लाइंब द माउंटेन्स, तो वो लोअर पार्ट को हम कहते हैं देश। और उसके साथ साथ आपका मिडिल सेक्शन, मिडिल में क्या है? कर्नाटक और गोवा पूरा कवर होता है इसमें। कर्नाटक और गोवा में एक वेरी इंपॉर्टेंट हिल्स आती है, दैट इज बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदानगिरी हिल्स कर्नाटका में है, इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, द बर्थ प्लेस ऑफ कॉफी। बर्थ प्लेस ऑफ कॉफी इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहीं पे एक रिवर फ्लो करती है, तुंग भद्रा रिवर। यहाँ की सारी रॉक्स इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जैसे कि ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट,
इन सब से बनी हुई है। ठीक है भाई, इसको लिख लो यहाँ तक। रिवर्स वगैरह भी सारे पता होने चाहिए। और लास्ट में आता है इनका, लास्ट में कुछ केरल के अंदर, केरल और तमिलनाडु में यू आर गोइंग टू फाइंड एक हिल्स, अन्नामलाई एंड कार्डमम। बाकी अनाईमुड़ी है, इसमें और ऐड कर लो, वो मैं लिखवा चुकी हूँ, जो कि हाईएस्ट भी है। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें। यहाँ तक आप लोगों ने लिखा, अब आप लिख लो पीक्स इन वेस्टर्न घाट्स। इंपॉर्टेंट पीक्स, क्योंकि इनको अरेंज करने के लिए आता है। लास्ट टाइम केएस में इस पे क्वेश्चन आया था अरेंज करने के लिए, आपको 4 पीक्स के नाम दे दिए थे एंड दे सेड कि आपको इसको अरेंज करना है, इन चारों पीक्स को आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो अनाईमुड़ी है, अनामुड़ी है ना, कहाँ पे है, इराविकुलम नेशनल पार्क, मैंने लिखवाई दिया आपको। स्टेट कौन सी है, केरल के अंदर है। हाइट कितनी है उसकी, वो भी लिखवा दी, 2695। याद हो जाएगी ये चीज तो आपको। वीजी मतलब वेस्टर्न घाट्स यार, समझ जाओ इतना तो। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं कई बार एब्रीविएशन यूज कर देती हूँ, है ना। ऐसे ही अब सेकंड आपको याद रखनी है मन्ना माला, 2659 मीटर्स। ये भी केरल के अंदर है। ये केरल और थोड़ा सा तमिलनाडु, मतलब थोड़ा सा तमिलनाडु भी शेयर होता है, वही सेम इदुकी में। ठीक है, 4 5 लिखवा रही हूँ स्टार्टिंग की, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड इसकी है, मैं सीक्वेंस वाइज लिखा रही हूँ, कि अरेंज करके लिखवा रही हूँ, मैंने खुद सारा फैक्ट्स इकट्ठा करके अरेंज किया हुआ है, आप लोगों को अरेंज करने की कोई नीड नहीं है। मैं अरेंज करके लिखवा रही हूँ मीटर्स के अंदर। हाइट वाइज लिखवा रही हूँ कि किसकी कितनी हाइट है, टॉप से लास्ट तक। मीसा पुलीमाला 2640 मीटर्स हाइट है, अगेन इदुकी में है। वही इदुकी तमिलनाडु में, केरल के अंदर सेम। फोर्थ वन इज डोडा बेटा। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है। डोडा बेटा कहाँ लोकेटेड है, तमिलनाडु में। हाइट 2637 मीटर्स। ठीक है भाई, कहाँ पे है, नीलगिरी। ये पीक्स हैं सारी वेस्टर्न घाट्स में, 5 इंपॉर्टेंट पीक्स। टॉप 5 बहुत है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि टॉप 5 भी यूपीएससी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ मैं, इतना इनफ है। और तमिलनाडु में अगेन ये मुकुर्ती नेशनल पार्क के पास। लिख लो सारा कुछ यहाँ तक, देन हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। पीक और हिल में डिफरेंस होता है, हिल्स है बहुत सारी, है ना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी है, सबकी हाइट तो इक्वल नहीं होती ना। तो उनमें से एक ऐसी होती है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर्स, है ना। जैसे काराकोरम है, आप लोग जहाँ रहते हैं सब लोग जम्मू कश्मीर में, कोई आप में से जम्मू का हो सकता है, कोई कश्मीर का हो सकता है आप में से स्टूडेंट। तो जहाँ आप रहते हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पर भी बहुत सारी हिल्स है, माउंटेन्स बने हैं। ठीक है, जैसे काराकोरम में पूरी रेंज बनी है, बहुत सारे माउंटेन्स है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे K1 है, एक K2 है, K3 है, K4 है, K5 है, K6 है, बहुत सारी सीरीज चल रही है, K सीरीज चल रही है। उसमें से सबसे बड़ा एक कौन सा, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स, कौन सी है वो, K2। तो ऐसे याद रखना आपको, ये वो K2 है। तो आई वॉज टेलिंग यू कि आपने ऐसे इसको याद कर लिया।
लिख लो, इसको पूरे को नोट कर लो अच्छे से। फैजू सेकंड वाली जो पीक है वो अन्नामलाई और पलानी के बीच में आती है, मन्नामाला। अन्नामलाई एक्चुअली हिल्स है, उस हिल्स में एक जगह है, हिल्स में एक जगह मैं बता रही हूँ, ये मन्नामाला। डन। ओके। सो ये आपके बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को याद करने हैं वेस्टर्न घाट्स के लिए। क्लियर हो गया ना, सह्याद्री नाम है ये सारी चीजें। ऐसे ही हमारी ईस्टर्न घाट्स बनती है, सेम उसी तरीके से ईस्टर्न घाट्स ईस्ट कोस्ट के पास से शुरू होती है। और अगर मैं स्पेशली ईस्टर्न घाट्स की बात करूं तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। जैसे अभी आपने पढ़ा ना सीक्वेंस वाइज हमने पढ़ा, इसमें सीक्वेंस वाइज जैसा हिसाब ही नहीं है। ठीक है, ये सीक्वेंस वाइज नहीं बनेगी, एक भी हिल सीक्वेंस वाइज नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो याद रखना, दे आर हाईली ब्रोकन। इनको हम क्या क्या लिख सकते हैं, डिटैच्ड हिल्स एंड डिसकॉन्टिन्यूअस हिल्स। इनकी हाइट भी ज्यादा नहीं है, बहुत कम कम हाइट में है। वेस्टर्न घाट्स इजी है पढ़ना क्योंकि इजी इजी याद हो जाएगा फटाफट से, पर इनका यहाँ पर कम है। उड़ीसा से शुरू हो जाती है ये। ठीक है, हाँ वंस अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, समझो इस बात को। जैसे अभी वेस्टर्न घाट आपने पढ़ा ना, सीक्वेंस में चल रही है, पहले महाराष्ट्र में बनी हुई है, बहुत बड़ी ग्रुप ऑफ चेन बनी। लेकिन ईस्टर्न घाट्स ऐसे नहीं, कुछ कुछ रीजन में है, कुछ में नहीं है, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। माउंटेन्स है ये, और ब्रोकन है। ब्रोकन का मतलब कई जगह पे है, कई जगह पे नहीं है। डिटैच्ड है मतलब आपस में अटैच नहीं है, जबकि ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स जो थे वो अटैच थे। और डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब पहले है, फिर कुछ में नहीं है, फिर कुछ दोबारा है। ठीक है, बीच में ये 4 रिवर्स इनसे कट होती है, 4 रिवर्स कट होती है। कौन कौन सी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। लिख दो, 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स कट, 4 नाम लिख लो ये बात। ठीक है भाई, यहाँ पे धारवाड़ इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती हैं। वेस्टर्न घाट्स तो काफी ऊंचे हैं, ये लो लाइंग, काफी लो हिल्स है इनकी, ये बहुत लंबी लंबी इनकी हाइट्स नहीं है। ठीक है, लो लाइंग हिल्स है। गौहर लास्ट रिवर है महानदी, महानदी। फिर इसके बाद अब मैं इसमें बता देती हूँ और सब क्या याद रखना है। रिवर्स तो ये लिख ही लो जो नाम बताया आपको मैंने, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स आती है। अब इसके बाद, अब हम इसमें आगे बढ़ते। देखो भाई, उड़ीसा में आती है ये, आपको मैंने बताया उड़ीसा में है। उड़ीसा में इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? जैसे मैंने आपको महाराष्ट्र का लिखवाया कलसुबाई, है ना, मैंने आपका महाराष्ट्र का कलसुबाई लिखवाया, ऐसे ही मैंने आपको एक और भी लिखवाया ना महाराष्ट्र के अलावा। महाराष्ट्र के अलावा आई थिंक मैंने आपको कर्नाटका का भी बाबा बुदानगिरी लिखवाया, ऐसे ही इसके भी लिख लो आप लोग ईस्टर्न घाट्स में। उड़ीसा का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? वो है दियोमाली पीक, दियोमाली पीक। ऐसे आंध्र प्रदेश का भी हाईएस्ट लिख लीजिए, वो है आर्मा कोंडा या फिर झिंडागढ़ा पीक। आर्मा कोंडा भी कहते हैं, झिंडागाड़ा भी कहते हैं। और ये उड़ीसा को क्रॉस करता है, आंध्र प्रदेश को क्रॉस करता है, ये तमिलनाडु को क्रॉस करता है। केरल, केरल में नहीं जाता खैर, तमिलनाडु में भी जाता है। तमिलनाडु की भी पीक लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो हलामलाई।
और अगर आपसे पूछता है इन तीनों में से कौन सी हाईएस्ट है, तो आर्माकोंडा, हाईएस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ईजी का मतलब ईस्टर्न घाट्स, सबसे बड़ी सब में से ईस्टर्न घाट्स में से झिंगागाड़ा, या फिर आप कह लो आर्माकोंडा। ज्यादा बड़ी हाइट इसकी भी नहीं है, 1822 मीटर्स है। सबसे हाईएस्ट की सोचो इतनी सी है, बल्कि वहां तो 2000 से अबव जा रही थी ना सारी। तो आप ये कह सकते हो कि ये बहुत लो लाइंग माउंटेन्स है, इनकी हाइट ज्यादा नहीं है। अब हम इनके पॉइंट्स और भी लिखेंगे, आप पहले यहां तक लिख लो। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझो इसके बाद। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आता है, मैम स्क्राइब दीज नेम्स नीटली एंड बोल्ड फॉन्ट सो दैट वी कैन गेट देम इजली। अच्छा, मैं बोल्ड में लिख देती हूँ, मैं कैपिटल्स में लिख देती हूँ इन सबको, ठीक है। हाँ भाई, आगे देखेंगे कि उड़ीसा, आंध्र और तमिल में मैक्सिमम रीजन ईस्टर्न घाट्स का कहाँ पे पड़ता है। मैक्सिमम रीजन ईस्टर्न घाट्स का कहाँ पर है, तो देखो, उड़ीसा में करीब 25% का शेयर है ईस्टर्न घाट्स का। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 40%। और तमिलनाडु में भी 25% है। ठीक है, ये याद रखना। एंड समवॉट थोड़ा सा हिस्सा इसका तेलंगाना में भी आता है, थोड़ा सा, बहुत छोटा सा, क्योंकि अब तेलंगाना सेपरेट हो चुका है। तो करीब 10% इसका यहाँ पे भी है। तो ये शेयर याद रखना कि मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है। क्यों? क्योंकि इसकी डिसकंटिन्यूटी है, एज आई टोल्ड यू दे आर डिसकंटिन्यूअस। ठीक है भाई, यहाँ पर अच्छी खासी स्पीशीज मिलती हैं, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे भी अच्छी। ठीक है, हाँ, नॉट एज मच एज वेस्टर्न घाट्स, दोनों के कंपैरिजन में पूछता है, तो ये याद रखना, कंपैरिजन का पूछता है तो वेस्टर्न घाट्स आर मोर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, इन फ्लोरा फौना, राइट। अब इफ आई टॉक अबाउट रिवर्स, पहले यहां तक लिख लो, देन आई विल टॉक अबाउट रिवर्स। लेंथ ऑफ ईस्टर्न घाट्स नहीं है प्रॉपर कंबाइंड, कहीं पर भी नहीं है, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इसकी प्रॉपर एक लेंथ भी कहीं नहीं, जबकि वेस्टर्न घाट्स की इसलिए मैं लिखवा पाई क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, करीब करीब कहा जाता है, मतलब एक आप अप्रोक्स लिख सकते हो, तीनों का कंबाइन करके जो मैंने देखा है, वो करीब करीब 1131 किलोमीटर है, अप्रोक्स है ये। ठीक है ना, अप्रोक्स है ये, कंफर्म्ड नहीं है ये। ठीक है, अब मैं इसमें आपको कुछ मेरी खुद का रिसर्च किया हुआ जो कंटेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये आपको पूरा कंटेंट किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, ना ही एनसीईआरटी में है, और ना ही ये माजिद हुसैन, डीआर खुल्लर, या जो भी हम ज्योग्राफी की बुक फॉलो करते हैं, जो मैं सजेस्ट करती हूँ, किसी में है नहीं ये कंटेंट। तो जो सर्च करके मैंने निकाला है, तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ। तो अब उसकी हेडिंग बना लो कि ऐसी कौन से रिवर्स है, मैं ये रब कर रही हूँ, रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, मैं ओरिजिनेट की बात कर रही हूँ, मैं फ्लो की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपको वो लिस्ट बनवा रही हूँ, बहुत रेयर कंटेंट है ये वाला, जो ओरिजिनेट होती है, और यही कंटेंट एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लो अलग लिखवाऊंगी मैं, जो ओरिजिनेट नहीं होती पर फ्लो करती है। और अभी मैं आपको लिखवा रही हूँ जो ओरिजिनेट ही ईस्टर्न घाट से होते हैं, वो ऐसी छोटे छोटे रिवर्स हैं जिनको जानते नहीं है स्टूडेंट्स, जो बुक्स में नहीं मिलती है। तो वो मैं लिस्ट बना रही हूँ, उसको आपको लर्न करना है। ठीक है, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, और मैं कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ। बेतरानी, ऋषिकुल्या, ये दोनों उड़ीसा से निकलती हैं, और ये दोनों महानदी में मिलती हैं जाके। वामसा धारा, पलार,
चंपावती, शारदा, साबरी, ये तो डैम भी है एक, साबरी डैम, पेन्ना, वेलार, कुंदू। ये लिख लो, ये सारे रिवर्स हैं जो कि ओरिजिनेट होती हैं और फ्लो भी करती हैं। बट देर आर सम रिवर्स जो फ्लो करती हैं, जो ओरिजिनेट नहीं होती पर फ्लो करती हैं। चार तो मैंने लिखवा दिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, चार लिखवा दिए आपको मैंने। उसके अलावा आप एक और नोट कर सकते हो, ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा। ये दोनों हैं जो फ्लो करती हैं, ओरिजिनेट वेस्टर्न घाट से होती हैं पर फ्लो यहां से करती हैं। तो ये भी फैक्ट्स लिख लो। यहां तक लिखो फिर मुझे बताओ। नो गौहर, ये ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करते हुए वेस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं, जो मैंने अभी कैपिटल्स में लिखवाई है। जबकि जो दो अलग से लिखी हैं, ये दोनों, ब्राह्मणी एंड सुवर्ण रेखा, ये सिर्फ फ्लो करती हैं, ओरिजिनेट नहीं होती। ओरिजिनेट वेस्ट ईस्टर्न घाट से ऊपर से होती है। डन। ठीक है भाई, तो ये मैंने यहाँ तक हो गया। ये आपका ईस्टर्न घाट्स के बारे में। अब मैं आपको डिफरेंस भी लिखवाऊंगी दोनों में, पहले आप यहाँ तक लिख लो। है ना भाई, इसके बाद हेडिंग बनाओ, डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। हेडिंग बनाओ, डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, जो जो फैक्ट्स हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो पहले इसको कंप्लीट कर लो, फिर जिसका जो डाउट है वो मैं अभी देख लूंगी। पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे करो, एक डिफरेंस के लिए हेडिंग बना लो। एक मिनट रुकेंगे। मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट्स। आप भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। हाँ भाई, अब लिखो सबसे पहले वेस्टर्न घाट में कॉन्टिन्यूअस अटैच, ये सिर्फ नोट्स बनवाने के लिए बता रही हूँ कि एग्जाम में कभी ऐसे आता है तो याद रहेगा आपको। कॉन्टिन्यूअस अटैच्ड हिल्स, ये क्या लिखोगे, डिसकॉन्टिन्यूअस, डाइसेक्टेड, डिस्क्रीट, डिटैच्ड। ये वर्ड्स आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं सारे ही वर्ड्स लिखवा रही हूँ। ठीक है, ये ऐसी हिल्स है। पहला डिफरेंस तो ये है दोनों में। दूसरा, वेस्टर्न घाट्स क्या है, हाइयर है। दे आर एट हाइयर ऑल्टीट्यूड्स। इनकी हाइट ऑन एंड अराउंड 100, एवरेज बता रही हूँ मैं, एवरेज 900 से 1600 मीटर्स है। जबकि ये लो लाइंग है, काफी हाइट कम है इनकी, और एवरेज आप कह सकते हो 600 मीटर्स।
ये 600 का 700 भी कहीं मिल सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है 600 ही देगा। अलग अलग बुक्स अलग अलग कहती हैं, कोई 600 कहता है, कोई 800 भी कहता है। ठीक है। हाँ, ईस्टर्न घाट्स में एक खास बात है, ये वाइडर है। आपने मैप में देखा था ना, अभी लिख लेना, दे आर वाइडर, दे आर वाइडर देन वेस्टर्न घाट्स, विद मैक्सिमम विद जो इनकी जाती है अराउंड अराउंड 120 किलोमीटर की है, जबकि ये नैरो है, नैरोअर देन ईस्टर्न घाट्स। इनकी चौड़ाई विथ कम है, कितनी है, अराउंड एवरेज जाती है 64 किलोमीटर्स। ठीक है, ये डिफरेंस लिखो, बाकी मैं तो ये वाला तो नोट कर लिया। अब मैंने आपको एक पॉइंट तो बताया ही हुआ है, वो आप लोग लिख लो। वेस्टर्न घाट्स जो है वो बायोडाइवर्सिटी में रिच है, और जबकि ईस्टर्न घाट्स में बायोडाइवर्सिटी कम है, बायोडाइवर्सिटी लो है, ऐसे कह सकते हैं हम। ठीक है, तो रिच और हाई करके लिख लो, ये आप खुद से लिख लो, लिखो। एंड साथ में आप ये लिख सकते हो, वेस्टर्न घाट्स की जो सॉइल है वो काफी ज्यादा फर्टाइल है, जबकि ईस्टर्न घाट्स की सॉइल लेस फर्टाइल है। फर्टाइल तो है बट कैसी है, लेस फर्टाइल। ये आप लिखते जाओ फटाफट यहाँ पर। डिफरेंस आता है एग्जाम में इनके, लैंडस्केप पे ही पूछता है डिफरेंस तो ज्यादातर। रेनफॉल ज्यादा, रेनफॉल कम, फॉरेस्ट ज्यादा, फॉरेस्ट कम, वो आप समझ ही गए हो, वो मैंने आपको बता ही दिया है। याद भी हो गया होगा अब तक तो काफी सारे स्टूडेंट्स को कि बेसिक बेसिक क्या डिफरेंस है। ठीक है भाई, आप सब याद रखना, वेस्टर्न घाट्स में कॉफी कल्टीवेशन होती है, वहां पे कॉफी कल्टीवेशन नहीं होती है, बता दिया आपको मैंने। ठीक है, क्योंकि आपको बताया मैंने कि वहाँ बाबा बुदानगिरी हिल्स और वेस्टर्न घाट्स में तो कॉफी कल्टीवेशन हो जाती है, जबकि वहां पे नहीं होती कॉफी कल्टीवेशन। क्लियर है ना यहाँ तक सबको, ये सब पूछता है आपसे। बाकी ये डिसकॉन्टिन्यूअस है वगैरह वगैरह वो सब है। ऐसे भी आ सकता है, देखो वर्ड ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, तो ऐसा लिखाएगा, ईस्टर्न घाट लैक्स structural unity. Is this right or not? Eastern Ghat lacks structural unity. Is this right or wrong? Yes, बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए ना, आपका टॉपिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है आपका। यूपीएससी या केएस वाले वर्ड्स घुमा देते हैं। क्या कर दिया उन्होंने, मेरे से मैंने आपको बताया डिसकॉन्टिन्यूअस, डाइसेक्टेड, डिस्क्रीट, डिटैच, उन्होंने क्या लिख दिया, लैक स्ट्रक्चरल यूनिटी। सही लिखिए जाए, मीनिंग वही है, बट वर्ड्स को ट्विस्ट करते हैं, ये उनका काम है। ये उनका काम है वर्ड्स को ट्विस्ट करना, और आपका काम है कॉन्सेप्ट समझ के वर्ड्स के ट्विस्टिंग को भी समझना। आप समझो इस चीज को। ठीक है, तो लैक स्ट्रक्चरल यूनिटी वर्ड यूज कर सकते हैं, हो सकता है वो मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ ये वर्ड, हो सकता है वो ऐसा वर्ड यूज कर ले, लैक स्ट्रक्चरल यूनिटी एज वेल एज फिजियोग्राफिक कॉन्टिन्यूटी, फिजियोग्राफिक कॉन्टिन्यूटी, ये भी ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, फिजियोग्राफिक कॉन्टिन्यूटी भी लैक करते हैं, फिजिकली वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सो दे लैक फिजियोग्राफिक कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, मतलब कुछ नहीं है, बस नाम चेंज कर देते हैं चीजों की, और थोड़ा सा पूछने का ढंग चेंज कर देते हैं, नथिंग एल्स। बाकी वही है, पढ़ा आपने हुआ ही है सब, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको कि हमें पता नहीं है कि क्या चल रहा है, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसी में आगे ये हो गया आपका। अब इसको देखो, मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ आप लोगों को, जो पहले भी दिखाया है मैंने आपको, ये वाला। इसमें ना एक्चुअली सही नहीं आया पूरा, इसमें अब आप समझो हिल्स के नाम। ठीक है भाई, सबसे पहले उड़ीसा में है, सब लिखो, सीक्वेंस ऑफ हिल्स लिखो, एक काम करो मैं आपको बनवा देती हूँ, ये आपके पास रहेगा तो बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। सीक्वेंस ऑफ हिल लिखो साउथ में, साउथ में सीक्वेंस ऑफ हिल्स क्या है, अरावली, महाद्वीप, वो सब तो मैंने करा दिया आपको, अरावली, विंध्या, सतपुरा करवा दिया। अब इसके बाद पहले इस तरफ लिखो कुछ हिल्स के नाम।
सबसे पहले आपको एक हिल का नाम लिखना है, वो है इधर लिखना, डोडा बेटा। अभी नाम लिखा भी था, अब इसका जगह भी देख लो, केरल में है सारी। डोडा बेटा, अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, और लास्ट में लिखो कार्डमम। ये 4 सीक्वेंस याद करने हैं आपको। उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में कुछ सीक्वेंस याद रखने हैं। नल्ला मल्ला हिल्स, नाम देखो अजीब लगेंगे आपको, ये नाम वहां पे ऐसे यूज किए जाते हैं। वेनुकोंडा, पालकोंडा, ये तीनों कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। अब जो लिखूंगी ना वो तमिलनाडु के साथ। सबसे लास्ट में है वर्षुनाथ हिल्स, पलानी हिल्स, पंचमलाई हिल्स, जवाड़ी, शेवरॉय। ये सारा तमिलनाडु में। लिख लो। साउथ की हिल्स के नाम जो है हम लोगों से पूछे जाते हैं, दैट्स वाई मैंने ये आपको लिखवाए हैं सारे। डन एवरीवन। ये नाम भी नोट कर लेना आपने, ये आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट पे पूछा जाता है, जो मैं उस हिसाब से पूरा लिखवाई हूँ। और ऑलमोस्ट मैंने इसी में सारा कवर करा दिया है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं, ईस्टर्न घाट्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट आपका सारा कुछ ही कवर हो गया है। हाँ भाई, इसमें मैं बता दूं, सह्याद्री पे खूब क्वेश्चंस आते हैं, डोंट थिंक कि सह्याद्री पे नहीं आते, सह्याद्री पे आते हैं क्वेश्चन। और इस पे क्या क्वेश्चन आते हैं मेंस के लिए। अब मैं आपको मेंस के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बता दूं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये मैं रब कर रही हूँ, सामने लिखा हुआ। नाउ मेक अ हेडिंग ऑफ मेंस के लिए, या फिर अगला अपने जो भी नोटबुक बना रखी है उसमें लिखो कैसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है, ecosystem in India's Western Ghat is severely threatened by human settlements, mining, pollution, etc. Discuss this statement in context with threats faced and steps taken by government to strike balance between nature and डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, विच आई पर्सनली थिंक दैट आ सकता है, बिकॉज आज के टाइम पे मैं बात करूं तो मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ हमेशा, तो उसमें मुझे हमेशा वेस्टर्न घाट्स के ऊपर कोई ना कोई टॉपिक मिल जाता है। लाइक कर्नाटका में कोई माइनिंग हो रही है तो प्रॉब्लम आ रही है, या लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन है कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, केरल में, तो काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। सो द क्वेश्चन इज कि ये सब चीजों की वजह से
प्रॉब्लम्स आ रही है। सो वेस्टर्न घाट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ईस्टर्न। वाई वेस्टर्न इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, उसकी कॉन्टिन्यूटी ज्यादा है, किलोमीटर ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है। तो इससे हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या थ्रेट्स है और उस थ्रेट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। बन सकता है ना, ये मेंस के लिए क्वेश्चन बन सकता है। दिस कैन बी अ क्वेश्चन फॉर मेंस। सो ऑल ऑफ यू, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने, मैं इसको आप लोग लिख के लाओगे पहले, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं इसका मॉडल आंसर आपको कल दूंगी पूरा। लिखना कैसे है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन टू। आप इंट्रो में पहले क्या बताओगे, वेस्टर्न घाट्स के बारे में अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखो कि वेस्टर्न घाट जो है 1600 किलोमीटर्स के स्ट्रेच से जाते हैं, यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी बहुत है, मॉनसून आता है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, और क्या बताओगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चाहो तो आप 6 स्टेट्स के नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। मतलब 3 से 4 लाइनों में खत्म कर दो इसको। फिर आप क्या बताओगे यहाँ पर, आपने यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या थ्रेड्स है, आपको थ्रेड्स बताने हैं। तो अब आप थ्रेड्स लिखना शुरू करोगे। 3 तो मैंने क्वेश्चन में दे दिया आपको। ह्यूमन सेटलमेंट, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, उसके बारे में बताओगे कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे लोग ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्रेजिंग बढ़ रही है लोगों की, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज बढ़ रहा है, ये सब बताओगे। फिर क्या बताओगे, माइनिंग हो रही है, ओवर एक्सप्लॉइटिंग माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है, जैसे कि आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, ये बताओगे। फिर पॉल्यूशन भी बताओगे इसमें, प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट बता सकते हो, हंटिंग के लिए लोग जाते हैं बहुत, क्लाइमेट चेंज काफी हो रहा है, लैंडस्लाइड आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, ये सब आप एक्स्ट्रा बताओगे इसके अंदर। फिर आप लास्ट में लिखोगे कि इन सब के लिए सरकार क्या कर, सरकार के पॉइंट्स बताओगे। सरकार ने इसके लिए कुछ कमिटीज बनाई हैं जो मैं आपको कल लिखवाऊंगी, गडगिल, कस्तूरी रंजन, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना। तो सरकार का क्या कोशिश है, हम वो सब बताएंगे। और लास्ट में हम कंक्लूजन करके बताएंगे कि क्यों जरूरी है प्रोटेक्शन। हम लास्ट में बताएंगे कि बहुत मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है, लोगों के पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हम करके इसको एंड करेंगे। समझे भाई? टॉपिक समझ में आ गया सबको कि कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, कंटेंट क्या है, दैट डेफिनेटली टुमारो आई विल गोइंग टू प्रोवाइड दैट कंटेंट टू यू। वो मैं आपको लिखवाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको प्रॉपरली लिखवाऊं यहाँ पर खुद से, बिकॉज टॉपिक ही ऐसा है, मैं चाहूंगी कि मैं प्रॉपर आपको खुद से आंसर लिखवाऊं इसका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स का पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे इसमें, कंप्लीट कर लो इसको। ठीक है, बाकी एक मैं आपको और अभी एक पिक्चर भेज रही हूँ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में डिफरेंस की। ठीक है, आई एम सेंडिंग इट टू यू अभी। आप लोग उसको रीड कर लो सब लोग कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और मैं आपको ग्रुप पे भेज रही हूँ पिक्चर सब लोगों को। मैंने आप लोगों को ग्रुप पे भेज दिया, उसको आप चेक कर लीजिएगा, सब लोग उस पिक्चर को सेव कर लो। ठीक है, मैम आज हिस्ट्री क्यों नहीं था, क्योंकि आज इकोनॉमिक्स था ना, आज तो मंडे है। मंडे के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि आज मेरी एक ही क्लास है, इसलिए मैंने एक ही ली। आज तो इकोनॉमिक्स की क्लास थी ना आपकी, इसलिए मैंने नहीं ली। मेरी तो ट्यूसडे को होती है ना। नो मैम, मतलब शानू आज इकोनॉमिक्स की थी, मेरे पास तो ये इन्फॉर्मेशन है कि आज आज थी नहीं, वो कैंसिल हो गई, वो बात अलग है। तो मैं फ्री नहीं थी ना उसमें, क्योंकि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, इकोनॉमिक्स अब 13 मार्च तक नहीं होगी। ओके ओके, मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मुझे नहीं पता था ये। अच्छा, ओके ओके।
ठीक है, कल तो आपकी 2 क्लासेस होंगी, कल का इशू नहीं है, और वेंसडे भी आपकी मैं 2 क्लासेस लूंगी, ठीक है, वेंसडे मेरा स्केड्यूल फ्री है, तो वेंसडे को आई विल टेक योर 2 क्लासेस। हाँ, कल से हिस्ट्री वापस कंटिन्यू होगी, कल भी होगी और परसों भी होगी। ओके, यहाँ तक हो गया भाई, सबको क्लियर पूरा? ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कर लो अपना। हाँ, नोट्स भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। पोर्ट ऑफ हाइफा इंडिया ने क्यों यहाँ पर एक्वायर किया, देखो उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। यहाँ पर कुछ नहीं है, जो बेसिक रीजन है हमारा, एडानी ग्रुप ने एक्वायर किया है, पैसा दिया है $1.2 बिलियन, ठीक है। और काफी बड़ी एक डील यहाँ पे साइन हुई है, ताकि इसराइल के साथ रिलेशंस अच्छे किए जा सके। हमने इसराइल के साथ ऐसा नहीं किए, टाइम ये बहुत टाइम से चल रहा था, ये करना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है यहाँ पर, ठीक है। इसके पीछे देखो, आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो आपको बहुत सी स्टोरीज मिलेंगी, मैंने भी पढ़ा, लोगों ने काफी नेगेटिव भी बोला है, कईयों ने पॉजिटिव स्टोरीज भी डाली है। तो हम देखो देश के हित की बात करेंगे, हम देश के फेवर में बात करेंगे, हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, हम लोग तो सिर्फ पॉलिटिक्स तो बात की चीजें हैं, हम लोग एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ इंस्टीट्यूट हम बात करेंगे कि देश के लिए क्या फायदा है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं पोर्ट ऑफ हाइफा की बात करूं, जो हमने इसराइल से कॉन्कर किया है, मतलब कॉन्कर क्या, एक्वायर किया है, पैसों में ही खरीदा है। सो वो इसराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है वहां का। क्रूज की शिप्स की बात करो, कुछ भी करो, यहाँ पर बहुत चीजें हैं। तो बेसिकली पोर्ट ऑफ हाइफा जो है, वो नेतायू जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि भाई जो मोदी जी हैं वो उनके काफी गुड फ्रेंड है। तो उससे क्या होगा कि अगर हमें दो देशों में कनेक्टिविटी बढ़ानी है, इंडिया कोशिश क्या कर रहा था कि चलो पोर्ट ऑफ हाइफा मिल जाए, या फिर पोर्ट ऑफ चाबर, चाबर भी है ना ईरान वाला, वो भी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर हमें यूरोप की मार्केट में कॉन्कर करना है, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए जाना है, तो हमें पोर्ट ऑफ हाइफा की जरूरत पड़ने वाली है। और हाइफा में जो भी डेवलपमेंट करानी है वो ये करवाएंगे, अडानी ग्रुप ने ये बात अपनी लिख करके प्रॉपरली बोली है। तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक परचेज के रूप में लिया गया है ये। और इसराइल के साथ एक इसराइल का ग्रुप भी है, आई थिंक वो गेडॉट ग्रुप करके एक नाम है, उनके साथ ये ग्रुप को एक्वायर किया गया। प्राइस वाज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट इन दिस, बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया जो है उसके अंदर 70% का पार्टनर बनेगा, बाकी 30% वहां के लोकल पीपल, जो भी वहां का लोकल गैदरिंग होगी, उनके हिस्से में जाएगा। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमें उस एरिया में कॉन्कर करने की कोशिश करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना शुरू करना है। और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि मोदी जी मेरे फ्रेंड है, एंड मोदी जी के फ्रेंड है गौतम अडानी, एंड द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया, एशिया में टॉप है वो तो, ठीक है। ये इसराइल में है, दानिश, ये पोर्ट इसराइल में लोकेटेड है। चाइना भी तो कितना कर रहा है, चाइना भी तो कितने सारे पोर्ट ले रहा है, कितने ज्यादा डेवलपमेंट करा रहा है, बांग्लादेश में करवा रहा है, कितनी जगह। तो इंडिया का भी ऑब्जेक्टिव है कि हमें और चीजों में भी आगे बढ़ना है, बस उसी ऑब्जेक्टिव से सारी चीजें की जा रही है, क्योंकि हमारी भी तो है ना डील्स काफी सारी, हमारी भी कोशिश है आगे बढ़ने की, तो बस उसी ऑब्जेक्टिव से। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़े टॉप मोस्ट जो रिचेस्ट मैन है इंडिया, वो एशिया के, वो रहते हैं गौतम अडानी। तो उसी रिस्पेक्ट में इसको बढ़ाने की कोशिश की, इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप को प्रमोट करते हुए। और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा इससे, क्योंकि वो रास्ता यूरोपियन यूनियन की तरफ जाता है। तो जरूरत भी है कि एक यूरोपियन यूनियन के रीजन में हमें होना चाहिए। तो इंडिया का अच्छा फ्रेंड है, बना दी चीजें, एक्वायर कर लिया, ठीक है। बाकी इसके बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी हैं, जो आप यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत से यूट्यूबर्स ने बताया है इसके ऊपर, वो भी आप सुन सकते हैं, वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है। मेरा उतना नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं है, कि भाई जो भी है, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया ओनली, हम इंडिया की जीडीपी और इंडिया को क्या फायदा होगा उससे पढ़ेंगे, हम किसी के पर्सनल फायदों में नहीं जाएंगे कि भाई गौतम अडानी को फायदा हो रहा है या वो सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सी स्टोरीज है इसके ऊपर, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो वो सब हम नहीं
उस पर नहीं जाएंगे, वो कॉम्प्लेक्सिटीज मैं चाहती नहीं कि मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ डिस्कस करूं, बिकॉज इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। किसी एक लीडर के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है या पॉजिटिव। हम सिर्फ इंडिया के लिए बात करेंगे, हमें और किसी चीज से मतलब ही नहीं है, राइट? हमें सिर्फ इंडिया के लिए बात करनी है। और आप लोग भी ऐसी सोच रखिए कि इंडिया के लिए ही बात करनी है। पॉलिटिक्स में जितना ऐसी चीजों में जाओगे ना, तो बहुत सारी चीजें, बहुत पर्सपेक्टिव्स आते हैं एक्चुअली। पर्सपेक्टिव्स बहुत सारे हैं इसके ऊपर। तो वो हर एक की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप किस पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चाहते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? जो क्वेश्चन पूछ रहे थे दानिश? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन तो हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट करना, और जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखने के लिए दिया, उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, वी विल डिस्कस दैट। ठीक है ना? उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फैजू। ओके देन, बाय एवरीवन। कल की क्लास में हिस्ट्री भी होगी, और फिर उसके बाद शाम में मतलब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों। ओके, बाय एवरीवन।